हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूनिसन मेट्राइजेशन थ्योरम डिस्कस करेंगे। और इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ये जो थ्योरम है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट टाइम मैंने रेगुलर स्पेस और T3 स्पेस डिस्कस किया था, क्योंकि इस थ्योरम में कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। लाइक आपका जो रेगुलर और T3 स्पेस है ये भी है इसमें, तो इसलिए मैंने उसको एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो इस वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे, बट एक दो डेफिनेशंस जो इसमें यूज़ हो रही है उनको देख लेंगे। मैं उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जो बताऊंगी, जस्ट जो आपका इसमें यूज़ होगा उसी के बारे में ही जस्ट हम डिस्कस करेंगे। सो जो हम मेट्राइजेशन थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। मेट्राइजेबल स्पेस में हमारा जो ये टॉ होता है वो टॉ टू द डी के इक्वल होता है। जैसे कि जो आपका यहाँ पर टॉ है वो टॉपोलॉजिकल स्पेस से इंड्यूस हुआ है, और यहाँ पर जो ये टॉ डी है वो आपका मेट्रिक, ये जो डी है वो आपका मेट्रिक है। लाइक जब हम डिस्टेंस वगैरह पढ़ते थे तो ये उससे इंड्यूस हुआ है। तो ये आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो जो स्पेस से इंड्यूस हुआ है वो अगर टो डी के इक्वल हो जाता है तो उसको हम मेट्राइजेबल स्पेस बोलते हैं। अ टॉपोलॉजिकल स्पेस दिस इज सेड टू बी मेट्राइजेबल स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक डी ऑन एक्स, जहाँ पे हमें पता है कि जो डी है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो आगे हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी होंगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए वेयर टो डी इज द टॉपोलॉजी ऑन एक्स इंड्यूस्ड बाय दिस डी। तो मेट्राइजेबल स्पेस में ये हमारे पास ये कंडीशन होती है। हमारे पास ये कुछ 3 रिजल्ट हैं और जिसका यूज़ होगा। सब स्पेस ऑफ मेट्राइजेबल स्पेस इज मेट्राइजेबल। अगर कोई स्पेस आपके पास ऑलरेडी मेट्राइजेबल है तो उसका सब स्पेस अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो भी आपका मेट्राइजेबल होगा। नेक्स्ट है काउंटेबल प्रोडक्ट। अगर हम मेट्राइजेबल का काउंटेबल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका मेट्राइजेबल होगा। जैसे कि आप एक्स टॉ लेते थे, अगर आप अब इसमें मेट्राइजेबल स्पेस की बात कर रहे हैं तो आपने एक्स और डी ले लिया, ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस से आपका इंड्यूस हुई है जो टॉपोलॉजी, और वो एक्स एन है और डी एन ले लिया बिकॉज वो काउंटेबल है, काउंटेबल कलेक्शन है मेट्राइजेबल स्पेस की। देन टो एन विल बी द टोपोलॉजी ऑफ एक्स एंड डी एन, जहाँ पे एक्स जो है वो इन सब का प्रोडक्ट हो गया, एक्स एन मतलब x1 x2 x3 इन सब का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे एन जो है एन से बिलोंग कर रहा है। टो डी इज इक्वल्स टू दिस कैपिटल डी और ये स्मॉल डी है। और ये जो थर्ड रिजल्ट है आपका कि सेकेंड एग्जाम और रेगुलर स्पेस जो है नॉर्मल होता है, ये हम यूज़ करेंगे थ्योरम में। रेगुलर स्पेस की मैं ऑलरेडी वीडियो इसीलिए बना चुकी हूँ क्योंकि उसका यूज़ होना था थ्योरम में। तो और सेकंड एग्जाम जब मैं थ्योरम आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ मैं आपको बताऊँगी क्या होता है, और अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो उस स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस बोलेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसका यूज़ भी होगा वहाँ पर, और काफ़ी आपको आइडिया मिलेगा उस थ्योरम में इससे, तो प्लीज़ इसको ज़रा केयरफुली सुनिएगा। एक्स टू आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और हमने क्या करा कि ए ऐसी कलेक्शन मान ली जिस कलेक्शन में सिर्फ फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस जैसे कि जो आप डोमेन से जो आपको कोडोमेन की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ए उन सब की कलेक्शन है। यहाँ पर स्पेस है, एक्स टू आपका स्पेस है, ए आपकी कलेक्शन है। तो उस कलेक्शन में से सपोज करो हमने एक फंक्शन एफ ले लिया, ठीक है, और वाई एफ, यहाँ पे जो वाई कैपिटल एफ है जो आपका वो को डोमेन है फंक्शन का एफ का। तो आपका फंक्शन एफ है जो एक डोमेन को को डोमेन की साइड ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं, जैसे कि आपको आई होप ये समझ में आ गया हो कि ए जो है वो कलेक्शन है, फंक्शंस की कलेक्शन। ए के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, तो उस फंक्शन में से हमने एक फंक्शन एफ ले लिया। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से, सपोज करो ये जो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस था एक्स, फंक्शन आपका यहाँ पर हो गया एफ, और ये जो है को डोमेन हो गया आपका वाई। यहाँ पे ये सफिक्स में आपका ये वाई लिखा हुआ है स्मॉल में, बिकॉज हमें इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो कोडोमेन हमें मिल रहा है वो हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई करने से मिल रहा है। तो हमने ये वाई एफ एज अ कोडोमेन मान लिया, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन। इसीलिए जैसे कि ए में तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, हमने यहाँ पे एफ लिया है तो हमें ये एज अ कोडोमेन मिल रहा है। सपोज करो हम एज अ कोई भी फंक्शन जी ले लेते तो वाई और जी लिख देते, इससे हमें ये पता चलता कि हमें कोडोमेन इस पर्टिकुलर फंक्शन से मिला है। अब हमने क्या करा कि z एक ऐसा
एक z हमने खुद से लेट किया जिसमें इन वाई एफ जो हमने कोडोमेन माना है उसका प्रोडक्ट है, और y जो है ये फंक्शन, हम बार बार ये मेंशन करेंगे कि जो ये f है वो a को a से हमने लिया है, a जो कलेक्शन थी आपकी फंक्शन थी वहाँ से हमने फंक्शन लिया है, तो बार बार आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं आप पहले इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से हमने लिया है। वाई एफ आपका मतलब जैसे कि YF1 YF2 इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। YF1 YF2 जो भी फंक्शंस, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं आपके, उन सब का प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो z हमने उसकी कलेक्शन मान ली। इस z से अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट, कोई स्मॉल z हमने ले लिया, तो वो किस टाइप का होगा, वो भी एक प्रोडक्ट टाइप का होगा, ठीक है। उसी प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट से ही हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ से एक स्मॉल z एलिमेंट लिया है तो हमने सपोज करो कि वो एलिमेंट किस तरीके का हमें मिल रहा है, ZF टाइप का मिल रहा है, जहाँ पर ये जो ZF है स्मॉल, ये स्मॉल z मैंने यहाँ पे बनाया जैसे आपको डिफरेंस पता चल सके कैपिटल Z और स्मॉल z में। अब बात आती है कि इवैल्यूएशन मैप। इस इवैल्यूएशन मैप को मैंने यहाँ पे स्मॉल e से डिनोट किया हुआ है, जो आपका क्या काम कर रहा है, एक x फंक्शन को z से टोपोलॉजिकल स्पेस जो हमने x टो लिया था वो है ये, और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। z आपका कोडोमेन है, यहाँ पर z आपका क्या है, ये कैपिटल Z है, ये जो आपने प्रोडक्ट माना था कोडोमेन्स का, जो यहाँ पे YF कोडोमेन था उसका प्रोडक्ट आपने यहाँ पे मान रखा है। हमने इस तरीके का इवैल्यूएशन मैप लिया है, ठीक है। अब ये जो z है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो जस्ट हमने ये शो कर रखा है कि ये इसके इक्वल है। अब हम अगर इससे एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल x, जहाँ पर जो ये फंक्शन सेम वही लिख रखा है, a से बिलोंग कर रहा है जो हमने बोला था, देन ये आपका फंक्शन था जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अब जब हम यहाँ से एक एलिमेंट स्मॉल x ले रहे हैं, ठीक है, उस पर फंक्शन लगाते हैं, तो उसकी जो इमेज मिलेगी ऑफ कोर्स हमें इस कोडोमेन से मिलेगी। आप यहाँ से एक स्मॉल x एलिमेंट ले रहे हो, इस पर आपने फंक्शन लगाया, इसकी जो इमेज है वो आपको कोडोमेन साइड से मिलेगी, ठीक है। वैसे ही जो इन्होंने अभी इवैल्यूएशन एक मैप ई माना है वो इस तरीके से माना है। यह आपका z है, जहाँ पर z मैं आपको बता चुकी हूँ कैपिटल Z इज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ लिखी हुई है, आप इमेज निकालेंगे आपको YF में मिलेगा। अब जो ZF हमने लिया था, हम ये मान के चलते हैं कि वो किसके इक्वल है, FX के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि ये जो इसकी जो इमेज आएगी आपको यहाँ पे, जैसे सपोज करो आपने जो x एलिमेंट यहाँ पे देख लो अभी, जैसे जो आपने ये x एलिमेंट लिया, इसकी जब इमेज निकाली तो FX हो गई। इमेज जब हम उसकी निकालेंगे तो FX वैल्यू कुछ आएगी हमारे पास, और उसको हमने ZX के इक्वल मान लिया, ZF के इक्वल मान लिया। आप देखेंगे ZF, तो ZF कहाँ से बिलोंग कर रहा था, YF से बिलोंग कर रहा था, कोडोमेन से ही बिलोंग कर रहा था। इमेज जो आपको मिलेगी वो इसमें कहाँ मिलती है आपको, कोडोमेन में ही मिलती। तो इसका मतलब ये जो आपने स्मॉल ZF माना वो आपका इसी एलिमेंट से तो बिलोंग कर रहा था, इमेज भी आपको कोडोमेन से ही मिलेगी। तो हमने इसको इक्वल मान लिया कि सपोज करते हैं कि जो उसकी इमेज मिलेगी वो ZF के इक्वल होगी, क्योंकि जो ये ZF हमें मिलता वो उसके कोडोमेन से ही मिलता, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं माना है, बहुत ऑब्वियस चीज़ हमने मान ली कि जो इमेज है वो हमें ये स्मॉल ZF मिलती। अब वही सेम चीज़ Z जो है आपका ZF के इक्वल है, फंक्शन आपका A से बिलोंग कर रहा है। अब जो बार बार रिपीट कर रखा है आप उसको हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर अब जो ZF था उसकी वैल्यू जब हम FX के इक्वल मान रहे हैं, तो हमने जस्ट इसको यहाँ से रिप्लेस करके FX लिख दिया। देन फिर से वही सेम चीज़ रिपीट, आपका जो फंक्शन F है वो A से हमने लिया है, स्मॉल Z आपने कैपिटल Z से लिया था। अब देखिए जो x एलिमेंट हमने लिया उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अपना जो फंक्शन है E लगाया, तो हमें आंसर मिला Z। Z आपका इस ZF के इक्वल है, Z आपका ZF के इक्वल है, ZF आपका FX के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ पता लग गई। आपने यहाँ से अब इस बार एलिमेंट लिया, यहाँ से एलिमेंट लिया, यहाँ पे फंक्शन लगाया EX, जो आपको मिलेगी इमेज वो कोडोमेन से मिलेगी, वो हमने स्मॉल z मान लिया। स्मॉल z हमारा इस कैपिटल Z से ही बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल z एलिमेंट है वो आप हमारा कैपिटल Z से है, तो बहुत ऑब्वियस है जो इमेज मिलेगी वो हमने Z के इक्वल मान ली। ये आपका इसके इक्वल है, ये खुद इसके इक्वल है, तो ये हमें पूरा चीज़ मिल गई, ठीक है, मिल गया। अब है Z, देखो यूनिक है, इसका मतलब कि ये Z आपका कैपिटल Z से बिलोंग कर रहा है, ZF भी आपका यहाँ पे YF से बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा और वैल्यू मिल रही है तो वो उसी के इक्वल ही हो जाएगी। तो Z आपका क्या हो गया, यूनिक हो गया। यूनिक जब हम प्रूव करते थे इसी तरीके से करते थे कि किसी दो चीज़ को हमने लिया, उसको आपस में इक्वल दिखा दिया, मतलब कि अगर ऐसी कोई और
वैल्यू बिलोंग भी करती है तो वो उसके आपस में इक्वल हो जाती है। वो एक यूनिक वैल्यू है, उससे हटकर हमें और कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती, वो अपने आप में वही एक सिंगल वैल्यू है। ई बोल रहे हैं हम वेल डिफाइंड फंक्शन है। अब इसको देखिए, जैसे कि आपने ये फंक्शन लेट किया था, अब इससे आपने ये इक्वल दिखा दिया। यहाँ पे जो आप x की इमेज निकालते, ई फंक्शन का यूज़ करके x की इमेज निकाली, f फंक्शन का यूज़ करके आंसर आपको सेम मिल रहा है। यहाँ पे ये फंक्शन आपने वेल डिफाइंड था ही आपका, ये आपने इवैल्यूएशन मैप के लिए डिफाइन किया था। इसका मतलब जब ये आपस में, ये ऑलरेडी है एक आपका फंक्शन किसी वेल डिफाइंड फंक्शन के आपस में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो ये आपका ई एक्स फंक्शन है वो भी ई जो आपका है वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग हो गया, और ई को हम इवैल्यूएशन मैप कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आप x लेते और उसकी आपने इमेज निकाली तो आपको z के इक्वल मिल गई, z आपका इससे बिलोंग कर रहा था। आपने x की वैल्यू इमेज निकाली, फंक्शन f का यूज़ करके आपको zf के इक्वल मिल गया। zf और z दोनों आपके आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप सेम एक तरीके का एक ही फंक्शन, हमें सिमिलर फंक्शन मिल गया, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ई जो है आपका वेल डिफाइन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी ज़रूरत हमें थ्योरम में होने वाली है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये भी आपका यूज़ होगा, तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। वी से दैट ए डिस्टिंग्विश पॉइंट्स इफ़ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। आपने जो आपके जो स्पेस है वहाँ से आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। ए हम बोलेंगे कि वी से दैट ए डिस्टिंग्विश पॉइंट, ए आपका पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहा है। अगर आपके दो एलिमेंट आपने स्पेस से लिए हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन, जैसे कि अभी आपने ऊपर एक कलेक्शन माना था, फंक्शन का कलेक्शन माना था, तो वहाँ से आपने एक फंक्शन एफ ले लिया। और इस तरीके से कब आप कहेंगे कि ये जो ए है वो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहा है, पॉइंट्स को अलग बना रहा है, ठीक है। आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। ए अभी भी वही कलेक्शन है फंक्शंस की, तो उससे हमने कोई भी एक फंक्शन जो है एफ ले लिया, जैसे कि अभी इवैल्यूएशन मैप में ऊपर लिया था, तो हम कब कहेंगे कि ए जो है पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर रहा है, अगर जो आपने एक्स से जो दो पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपस में इक्वल नहीं है, उनकी हम इमेज निकालते हैं, तो उनकी इमेज आपस में इक्वल ना हो तो हम ये बोलेंगे कि ए जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है पॉइंट को। अब जैसे कि आपने ये एक्स ले लिया, यहाँ से दो पॉइंट निकाल लिया आपने, एक्स और वाई दो पॉइंट्स ले लिए, इनकी आप इमेज निकाल रहे हो कोडोमेन में इस फंक्शन एफ का यूज़ करते हुए, जहाँ पे एफ फंक्शन आपका ए से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों की इमेज आपको इक्वल नहीं मिल रही, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है पॉइंट को, ठीक है। ए डिस्टिंग्विश पॉइंट्स फ्रॉम क्लोज्ड सेट। अब ये जो क्लोज सेट वाला है ये आपको एज इट इज़ आपको डेफिनेशन में यूज़ करना होगा, अभी सॉरी थ्योरम में यूज़ करना होगा। ए डिस्टिंग्विश पॉइंट फ्रॉम क्लोज्ड सेट इफ गिवन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हमें इसमें जरा सा क्या चेंजमेंट है, अब टोपोलॉजी से आपने सिर्फ एक एलिमेंट उठाया है, अब दूसरा आपने एलिमेंट ना लेकर उसका एक सबसेट लिया है। के यहाँ पर एक सबसेट है, के जो है आपका एक्स के इक्वल नहीं हो सकता, वो प्रॉपर आपका एक सबसेट ही है, ठीक है। और इस क्लोज्ड विथ एक्स बिलोंग्स टू एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू के। और ये जो आपने सबसेट लिया है इस तरीके से लिया है कि जो एक्स एलिमेंट आप स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस से लोगे वो उस के में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये आपने एक्स ले लिया, ये आपने के ले लिया, सबसेट तो है के, पर ये जो आपने एक्स एलिमेंट लिया है वो आपका स्पेस से तो बिलोंग करे पर इस सबसेट से बिलोंग ना करे। देन देयर एग्जिस्ट सम जी बिलोंग्स टू ए। अब आपने देखो फंक्शन अलग लिया है, ये फंक्शन एफ था, कोई और फंक्शन अब हमने इसमें जी ले लिया, सच दैट यहाँ पर ये आपका क्लोजर है, मतलब कि आपका ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा, साथ में जो उसका डिराइव्ड सेट होगा, लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा, वो भी इसमें बिलोंग करेगा, उसका यूनियन हम लेते हैं लिमिट पॉइंट में। मैंने यहाँ पे हिंट के लिए लिखा भी हुआ है, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि लास्ट टाइम हमने जब फंक्शन f लिया था तो इस तरीके से आ गया था, और यहाँ पे जो सफिक्स है वो f लग गया था, ये बताने के लिए कि जो आपका कोडोमेन आपको मिला है वो इस फंक्शन f की हेल्प से मिला है। अब जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेस आपने ले लिया, फंक्शन इस बार g का यूज़ कर रहे हैं जो कि a से हमने लिया है, और y है सफिक्स में आपके g बन गया, कोडोमेन आपका बन गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमने क्या करा, एक एलिमेंट ले लिया यहाँ से x, इसकी इमेज निकाली जी एक्स। अब जब हम इस x की
इमेज निकालेंगे जी फंक्शन का यूज़ करते हुए, तो हमें इस कोडोमेन में मिलेगा। ये जो आपका कोडोमेन है वाई जी, इसमें से बिलोंग करेगा। अब जो आपने के सबसेट लिया था वो भी आपका इस स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तो आपने ये जो के है वो सबसेट ले लिया। अब देखो जैसे कि ये आपका पॉइंट था, तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मिलेगा, उसकी इमेज जो मिलेगी किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट मिलेगी। के आपका एक सबसेट है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ यहाँ पे जो मिलेगा वो भी एक टाइप का सबसेट ही मिलेगा, क्योंकि इसके काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट किसी न किसी पॉइंट को मैप कर रहे हैं। तो आपको एक तरीके से यहाँ पर भी एक सबसेट टाइप मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो हर उसका एक एक एलिमेंट उसको मैप कर रहा है, इस तरीके से कुछ। तो जब आप उसके जो आपका सेट है, सबसेट है, उसकी इमेज निकाल रहे हो, तो वो भी आपको किस में मिलेगा, वाई जी पे मिलेगा। बट जब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ए है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है फ्रॉम द क्लोज्ड सेट इफ़ गिवन दिस एंड दिस, तो ये जो इमेज हमने निकाली थी एक्स की, वो इसके क्लोजर में, इसके इमेज के क्लोजर में बिलोंग ना करे। इसकी जो आप इमेज निकाल रहे हो वो इसके क्लोजर में बिलोंग ना करे। क्लोजर मतलब कि जो आपका ये तो सेट रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है उसमें भी वो बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है, हम थ्योरम में इसका यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट आपका है एम्बेडिंग। बाय एन एम्बेडिंग ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इनटू अनदर स्पेस वाई, किसी स्पेस को आप एक और स्पेस में प्लेस कर रहे हो एक मैपिंग का यूज़ करते हुए, सच दैट कि एक फंक्शन है एक्स टू वाई आपका जा रहा है, विच डिफाइंस अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स इनटू एफ एक्स। एफ एक्स तो हमको वाई भी बोलते हैं, जैसे कि आपने ये स्पेस लिया, एफ है आपका जो आपको वाई में मैप कर रहा है, वाई बोल लो, या फिर आप जब एक्स की इमेज निकालते हो तो वो एफ लगा के उसकी इमेज निकल गई तो वो वाई के इक्वल हो जाती है, या फिर आप उसको एफ एक्स बोल लो, एक ही बात है। तो वो क्या डिफाइन कर रहा है, एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा है एक्स इंटू एफ एक्स। एक्स इंटू, या आप उसको एफ एक्स बोल सकते हो ना, ये आपका एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा है, मॉर्फिज्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ एक्स इज अ सबस्पेस ऑफ वाई देन द इंक्लूजन मैप आई एक्स टू वाई, जो जिसकी मैपिंग हो रही है, डिफाइंड आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एम्बेडिंग। जैसे देखिए यहाँ पर कि आपका जो आई एक फंक्शन है जो एक्स टू वाई मैप कर रहा है, और यहाँ से आप एक एलिमेंट लेते हैं, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो आपको सेम मैपिंग मिलेगी, इंक्लूजन मैपिंग। एक ऐसे एलिमेंट हमें मिलेगा जिसकी मैपिंग उसकी खुद में ही हो रही हो। अब जैसे कि यहाँ पर ये आपका आई है, उसकी एक्स टू वाई मैपिंग हो रही है, एक्स एलिमेंट आपके पास है, उसकी आप इमेज निकालते हो इस फंक्शन के थ्रू, तो आपको एक्स ही मिलता है, ठीक है। अब जब इसकी आप इमेज निकालोगे आपको यहाँ पर मिलेगी। अब वाई में भी आपका एक स्पेस है एक्स, हमने बोला ना कि एक्स जो है सब स्पेस है वाई का, वाई में भी आपके पास एक स्पेस है एक्स का, तो आपको जो उसकी इमेज मिलेगी वो भी उसी में ही मिलेगी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब अपनी थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम इज स्टेट एंड प्रूव यूरिसन मेट्राइजेशन थ्योरम। स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, अ सेकेंड एग्जाम T3 टोपोलॉजिकल स्पेस जो है आपका मेट्राइजेबल होगा। अगर आपके पास कोई स्पेस है जो सेकेंड एग्जाम और T3 दोनों ही कंडीशंस को फॉलो करता है, तो उस स्पेस को आप मेट्राइजेबल स्पेस बोल सकते हैं। इसका प्रूफ है, लेट एक्स बी ए सेकेंड एग्जाम T3 टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हमने क्या करा, उस स्पेस को सेकेंड एग्जाम की कंडीशन हम एज ए गिवन लेकर चलेंगे, और T3 इसको हम एज ए गिवन लेकर चलेंगे, और स्पेस को हम मेट्राइजेबल प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या करा, एक स्पेस को एक्स लेट कर लिया जो एक सेकेंड एग्जाम T3 स्पेस है। अब वो T3 है तो इसका मतलब वो T1 भी होगा और रेगुलर भी होगा, इसलिए मैं ये सब ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं, फिर आप इस थ्योरम को देखना स्टार्ट करना। नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड एग्जाम, जो कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है। A topological X-tau is said to be second exam if it has a countable base for tau। अगर आपका कोई भी स्पेस है वो सेकेंड एग्जाम आप उसको कह रहे हैं, तो आपके पास उसमें काउंटेबल बेस आपको मिलेगा। बेस ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छे से अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद एग्जाम्पल, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वो भी अगर आपको कन्फ्यूजन है बेस के टॉपिक पे तो आप उसको पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका अब हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे कि अगर हमारा जो स्पेस है वो सेकेंड एग्जाम है तो हमारे पास एक काउंटेबल बेस होगा।
अब वो सेकेंड एग्जाम है, हमारे पास बेस भी होगा, तो हमने बीटा को अपना काउंटेबल बेस मान लिया है फॉर द टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ टोपोलॉजी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करा, ऐसा एक सेट मान लिया, ठीक है, और उस सेट में कैसे मेंबर्स हैं, बीटा के कुछ मेंबर्स हैं, बीटा जो आपका बेस है उसके कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास, डब्ल्यू वी, हमने एक ऐसा पेयर मान लिया जो कि दोनों आपके मेंबर हैं बीटा की। और हमने इन पेयर्स को इस तरीके से माना है कि अगर हम इस डब्ल्यू का क्लोजर कर रहे हैं, एक का क्लोजर कर रहे हैं, तो वो दूसरा उसके जो उसका क्लोजर करेंगे तो वो दूसरे में कंटेन होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू का क्लोजर कर रहे हैं तो वो वी में कंटेन है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये बीटा है उसमें आपका एक वी एलिमेंट बिलोंग तो कर ही रहा है, मतलब कि कहने का मतलब ये नॉन एम्प्टी है, फाई के इक्वल तो नहीं ही हो सकता, बिकॉज एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है जो कि उस बीटा में बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स आपका कैसा है, रेगुलर भी है, दोनों कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हैं। हमारे पास थ्योरम है रेगुलर स्पेस की, अगर आपका जो स्पेस रेगुलर है देन देयर एग्जिस्ट, आपके पास जी एक ओपन सेट मिलेगा। आप जाके देख सकते हैं, मैंने रेगुलर और T3 दोनों पे वीडियोस बनाई हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वो सब चीज़ें। तो अगर आपका स्पेस रेगुलर होता है तो आपको जी क्या मिलेगा, एक ओपन सेट मिलेगा एक्स में, सच दैट जब आप उसका क्लोजर कर रहे हो तो वो कहाँ पे कंटेन होगा, वी में कंटेन होगा, उसके एक जो बीटा का आपका एलिमेंट है, जो भी आप एक एलिमेंट ले रहे हो उसके अंदर आपका वो कंटेन है। यहाँ पर जो बीटा है वो हमारा बेस है ओपन सेट्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो ओपन सेट है वो जी है। इसका मतलब एक एलिमेंट जो आपका बीटा का है, वो बीटा का हमने एक एलिमेंट डब्ल्यू ले लिया जो कि उसके अंदर ओपन सेट के अंदर कंटेन हो गया, तो यहाँ पर डब्ल्यू कंटेन इन जी फॉर सम W बिलोंग्स टू बीटा, बीटा का एलिमेंट जो है वो इसके अंदर कंटेन हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ अ बेस। मैं इन सब के लिंक जो भी टर्म्स इसमें यूज़ हो रहे हैं और मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करे, T3 स्पेस, T1 स्पेस, रेगुलर स्पेस एंड बेस, इन सब के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है, अगर ये जो W है वो G के अंदर कंटेन है, तो अगर हम इन दोनों का क्लोजर कर देंगे तो भी वो एक दूसरे के अंदर कंटेन हो जाएगा। W का क्लोजर कंटेन इन G का क्लोजर, G का क्लोजर यहाँ पर हम रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन से बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो G का क्लोजर है वो V के अंदर कंटेन हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ये इसके अंदर कंटेन और G का क्लोजर V के अंदर कंटेन। ये जो W और V है आपका, वो हम ऑलरेडी एक पेयर ले चुके हैं जो A सेट में डिफाइंड है, और ये वहाँ से अगर हमें एक पेयर मिल रहा है, इसका मतलब वो कैसा हो गया, A आपका नॉन एम्प्टी हो गया। अगर B आपका काउंटेबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी B क्या, हमारे पास जो बीटा हमें मिला था बाय द डेफिनेशन ऑफ सेकंड एग्जाइम, अगर हमारा स्पेस जो है वो सेकंड एग्जाइम है तो हमें काउंटेबल बेस मिलेगा, और बेस हमने वो काउंटेबल बेस हमने बीटा माना था, तो बीटा आपका काउंटेबल है तो A कैसा आपका हो गया, वो भी काउंटेबल हो गया, क्योंकि ये जो W और V है वो हमने कहाँ से लिए हैं, बीटा से लिए हैं। ये जो A है वो हमने सेट इस तरीके से डिफाइन किया है, उसमें मेंबर्स हमारे पास बीटा के होंगे, वो एक ऐसा सेट है जिसमें आपके पास सारे आपको मेंबर्स मिलेंगे बीटा के। तो अगर आपका यहाँ पे बीटा काउंटेबल हो गया तो वो जो सेट था उसको भी तो आप काउंट कर सकते हैं, वो भी तो एक तरीके से फिर काउंटेबल हो गया। एक्स बीइंग सेकंड एग्जाम एंड रेगुलर सो इट इज़ नॉर्मल, ये थर्ड रिजल्ट जो मैंने आपको 3 रिजल्ट्स पहले ही बता चुकी थी इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें से जो थर्ड रिजल्ट है कि अगर सेकंड एग्जाम और रेगुलर होता है हमारा स्पेस तो नॉर्मल कहलाएगा, तो उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब ये जो दोनों ये पेयर थे W और V, जो आपका पेयर A से बिलोंग कर रहा था, जिसमें एक का क्लोजर जो है वो दूसरे एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है, जो दूसरे में बिलोंग कर रहा है, जैसे W का क्लोजर आपका V के अंदर कंटेन्ड है, तो आप देख सकते हैं कि जो W का क्लोजर है और x माइनस वी, अगर देखो W का क्लोजर V में कंटेन कर रहा है तो W का क्लोजर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, बहुत ऑफकोर्स सी बात है। अगर इसका क्लोजर V में कंटेन नहीं कर रहा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, इसका मतलब V और जो ये आपका x माइनस वी, ये जो एक तरीके से ये बोल सकते हैं जो ये W का क्लोजर है और x माइनस वी है, वो कैसे डिसजॉइंट और क्लोज सेट आपके हो गए। आपका V और ये जो x माइनस वी होता है वो तो ऑलरेडी आपस में एक डिसजॉइंट सेट्स हैं, V और x माइनस वी, तो और यहाँ पर जो आप W और V ले रहे हो वो भी आप एक तरीके से सेट लेकर चल रहे हो, तो हमने बेसिकली क्या करा कि ये इसका सबसेट है। अगर x V और x माइनस वी आपस में डिसजॉइंट हैं तो इसका सबसेट जो होगा वो भी आपस में इससे डिसजॉइंट ही होगा, तो हमने इन दोनों को ले लिया।
और इसको लेने का जो रीज़न है, देखिए जैसे कि हमने जो स्पेस को क्या बता दिया, एक नॉर्मल स्पेस प्रूव कर दिया। अब हम इसमें यूरिसन लेमा का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। यूरिसन लेमा में आपके पास जो है स्पेस का नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट होता है, और जब हमने इस स्पेस को नॉर्मल प्रूव कर दिया तो हमें यूरिसन लेमा में क्या करना होता था कि दो डिसजॉइंट क्लोज सेट की बात करनी होती थी। तो इसलिए जो काम हमने किया इन 2 स्टेप्स में, इसीलिए हमने डिसजॉइंट और क्लोज सेट भी ले लिए। अब हम यूरिसन लेमा को इस थ्योरम में अप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो बाय यूरिसन लेमा अगर ये कंडीशन हमारे पास होती थी तो हम क्या कह सकते थे कि हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूस फंक्शन एफ किस तरीके से मैप करेगा, एक्स को मैप करता है 0 to 1 इंटरवल पे। यही रिजल्ट होता था उसका हमारा, सच दैट कि जब आप क्या करोगे, एक क्लोज सेट को की इमेज निकालोगे तो आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा, दैट इज 0। जब दूसरे की निकालोगे, आपके पास ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो इस बार एक बार इसके निकालनी है और एक बार इसकी इमेज निकालनी है, और एक बार आपको फिर दूसरा एंड पॉइंट मिलेगा, दैट इज 1। तो इस तरीके से हमें दोनों की इमेज मिल गई। जब मैं आपको इवैल्यूएशन मैप बता रही थी तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ए आपका कैसा सेट होगा जिसमें फंक्शंस बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये W और V है, इसका फंक्शन हमारा इसमें बिलोंग कर गया, उसके सेट इसमें बिलोंग करेंगे। सो दैट जैसे कि आपने अब जो है नेक्स्ट पेयर ले लिया W1 V1, तो वो फंक्शन उसमें बिलोंग कर गया। W2 V2 ले लिया। इस तरीके से जो आप फंक्शंस आप लेते जाएंगे एलिमेंट्स पे, वो इस सेट ए में बिलोंग करेगा। इवैल्यूएशन मैप में जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर ये जो W और V है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। अब जब आप यहाँ पर देखो, जैसे बोल चुके थे कि ऑलरेडी बीटा काउंटेबल है, आपको सेकेंड एग्जाम स्पेस से पता लगा था, तो आपने कहा कि एक भी काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि ए के अंदर सेट ही किसके हैं, किसके मेंबर्स के हैं, बीटा मेंबर्स के हैं। ए आपके पास भी काउंटेबल हो गया। अगर अब आपके पास एक काउंटेबल है, यहाँ पे ये एक काउंटेबल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये सेट बना वो भी तो फिर काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या क्लेम करना है, जो ये ए है वो डिस्टिंग्विश पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहा है, और एंड डिस्टिंग्विश पॉइंट्स फ्रॉम द क्लोज्ड सेट, ये भी मैं ऑलरेडी अभी मैंने एक्सप्लेन करा। तो आपको पता है कि इस चीज़ को हमें किस तरीके से प्रूफ करना है। जब हम 2 एलिमेंट्स लेकर चलेंगे, उन दोनों का आपका फंक्शन जो इमेज निकालेंगे वो इक्वल नहीं होता, तो वो डिस्टिंग्विश कर रहा है। और जब आपको डिस्टिंग्विश पॉइंट्स फ्रॉम क्लोज सेट बताना था, तो आपको क्या करना था, एक सबसेट लेकर चलना था के जो कि उसमें जो आपका एक्स एलिमेंट होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। वही सब काम अब आपको यहाँ पर करना है। एक्स जो है आपका वो T3 है, T3 स्पेस है। T3 स्पेस में आपकी दोनों कंडीशंस होती हैं, T1 और रेगुलर, तो वो क्या हो गया, T1 भी हो गया। सो इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट। तो बस हमें यही प्रूव करना है कि जो ए है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है पॉइंट्स को फ्रॉम क्लोज्ड सेट। उसके लिए हमें क्या करना होता था, हम एक्स जो स्पेस है आपका, वहाँ से एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, दूसरा हम उसका सबसेट लेकर चलेंगे, सच दैट लेते थे कि जो आप ये एलिमेंट लोगे वो उस के अंदर बिलोंग ना करे। के कैसा होगा आपका, क्लोज्ड होगा। अब जब ये जो के है वो एक्स है जो के से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। के आपका क्लोज है, तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे एक्स माइनस के, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। बीटा जो है वो बेस होता है आपका ओपन सेट्स का। then therefore there exist V open set in beta such that, तो जब हम बोल रहे हैं कि जो बीटा जो है वो बेस है ओपन सेट का, तो हमने क्या करा, एक और V ओपन सेट ले लिया बीटा में, सच दैट। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो x माइनस के है वो ओपन था, बीटा हमारा बेस है ओपन के लिए, तो हमने एक और v हमारा ऐसा ओपन सेट बिलोंग करेगा उसमें। तो आपका हमने क्या करा, x जो था x माइनस के में बिलोंग कर रहा था, इस तरीके से हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू v और वो कंटेन्ड है इसमें x माइनस के में, या आप उसको आप फर्स्ट नंबर दे दो। नेक्स्ट है एज अबव, जो आपका w था वो भी बीटा से बिलोंग कर रहा था, तो हमने किस तरीके से लिख दिया कि जो W है उसमें से एक एलिमेंट X बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि वो V का सबसेट है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, जो W का हम क्लोजर करेंगे तो वो V के अंदर कंटेन होगा। W के क्लोजर के अंदर खुद V कंटेन है, W के क्लोजर के अंदर खुद W कंटेन है और उसके लिमिट पॉइंट्स भी कंटेन है, तो उसका सबसेट तो वो भी होगा, क्योंकि इस W का जो क्लोजर हमने लिया था वो V के अंदर कंटेन था, और इस W के क्लोजर में जो क्लोजर सेट है आपका, उसमें W तो कंटेन है ही, लिमिट पॉइंट्स भी कंटेन है। तो अगर आप W लो या उसके लिमिट पॉइंट लो, वो V का सबसेट तो वो भी बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करा कि जो अब यहाँ पे जो X एलिमेंट था वो V से था, तो हमने एक और क्या इस तरीके से लिख दिया कि जो X है वो W में बिलोंग है और सच दैट कि वो उसका सबसेट है। सच दैट अब हमने क्या करा कि X बिलोंग्स टू W खुद अपने क्लोजर के अंदर कंटेन है और ये इसका क्लोजर जो है वो V के अंदर कंटेन है। दिस इम्प्लाइज दैट कि आपने फिर से
डब्ल्यू को रिप्लेस करके अब एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू का क्लोजर कंटेन इन वी हैव, जो ये आपके जो डब्ल्यू और वी बिलोंग कर रहे थे वो ए सेट से बिलोंग कर रहे थे बाय द डेफिनेशन ऑफ बेस एंड रेगुलर। यहाँ पर जो ये आपका जो फंक्शन है ए, हमने जो ये कलेक्शन मानी थी ए, हमने कलेक्शन मानी थी पूरे फंक्शंस की, ठीक है। तो अगर इस पे आप जब फंक्शन लगाओगे तो फंक्शन की जो कलेक्शन है वो आपने कहाँ से ली थी, ए से ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए है वो क्या है, कलेक्शन है आपके फंक्शंस की। एंड बाय यूरिसन लेमा जो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन था वो फंक्शन इस तरीके से मैप कर रहा था, ये जो कलेक्शन हम ले रहे हैं उसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से हुई थी, तो इन दोनों को हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये दोनों स्टेप आपने सेम लिख दिए। अब बाय यूरिसन लेमा हमारे पास था क्या, एक तो डब्ल्यू क्लोजर था, एक आपका एक्स माइनस वी था, जो हमने डिसजॉइंट सेट जिनकी बात की डिसजॉइंट सेट की। तो वो क्या करते थे, जब उनकी फंक्शन निकालेंगे तो एंड पॉइंट्स पे मैप करेंगे, तो ये आपका 0 पे मैप कर जाएगा, ये आपका 1 पे मैप करेगा। यहाँ पे जो डब्ल्यू क्लोजर है अगर आप उसका कोई एलिमेंट लेते हो तो वो भी आपका 0 पे मैप करेगा। हम यूरिसन लेमा में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो डब्ल्यू क्लोजर से आपने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, उसको आप यहाँ पर रखोगे तो उसकी जो मैपिंग होगी वो 0 पे होगी। अब यहाँ पर जो ये एक्स माइनस वी है यहाँ, अब यहाँ पर जब आप ये आपका एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है और आप एक्स माइनस वी कर रहे हो, ये आपका वी है जिसमें एक आपका एक्स एलिमेंट कंटेन था, यहाँ से ये आप पूरा पोर्शन हटा दो, एक्स माइनस वी कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ के मिल जाएगा। तो एक्स माइनस वी करेंगे के आ जाएगा, जिसकी मैपिंग भी आपकी 1 पे होगी, सेम वही लिख रखा है, मैपिंग 1 पे हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ आप अब क्लोजर लगा लेना, बिकॉज जब हम इसका क्लोजर करेंगे दोनों साइड तो इस पर भी क्लोजर आ जाएगा, 1 पे भी क्लोजर आ जाएगा, 1 का क्लोजर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो आपका आंसर आ गया 1 आ गया, इसका मतलब जो आप इसका आंसर कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसके क्लोजर का आपने आंसर निकाला 1 आ रहा है, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो यही सेम चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे क्लोजर आएगा क्योंकि रिजल्ट में हमें क्लोजर प्रूफ करना था ना। नेक्स्ट है दस ए डिस्टिंग्विश पॉइंट एंड डिस्टिंग्विश पॉइंट फ्रॉम क्लोज सेट आ जाएगा, ठीक है। और बाय एम्बेडिंग लेमा हमने यहाँ पर जो आपकी इवेल्युएशन मैपिंग थी, हमने एम्बेडिंग लेमा और इवेल्युएशन मैप दोनों का रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर रखे हैं। मैपिंग आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो x to z हुई थी, जहाँ पर ये जो z था वो प्रोडक्ट था इन सब का, तो एक e की मैपिंग e x to z, जहाँ पे z प्रोडक्ट है, f आपका a से बिलोंग कर रहा है। यूरिसन लेमा में आपने देखा जो कोडोमेन है, जो रेंज हमें मिलेगी वो 0 to 1 मिलेगी, तो वेयर yf इज इक्वल्स टू 0 to 1। अब जब आप एम्बेडिंग की बात कर रहे थे, मैपिंग किस तरीके से थी आपकी, इंक्लूजन मैपिंग थी, ठीक है, जहाँ पर आप जिस एलिमेंट की आप बात इमेज निकालेंगे वही एलिमेंट आपके पास मिलेगा। तो ये मैप इसको हमने आई के इक्वल दे दिया, इज एन एम्बेडिंग वेयर फंक्शन बिलोंग्स टू ए, जिससे ये आपने इसके इक्वल रखा था, ये आपने इसको इससे इक्वेट किया, तो ये आपका आई के इक्वल इक्वेट हो जाएगा और इज मेट्राइजेबल फॉर ऑल बिलोंग्स टू एफ टू ए। अब जैसे ही आपने इसको मेट्राइजेबल प्रूफ किया, इस वाई सफिक्स में आपका एफ है, इसको मेट्राइजेबल प्रूफ किया, जेड आपका काउंटेबल प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो ये z है आपका वो काउंटेबल प्रोडक्ट ही तो है इसका। ये जब आप इसको मेट्राइजेबल प्रूफ कर रहे हो तो ये भी अपने आप क्या हो गया, मेट्राइजेबल प्रूफ हो गया। तो z बीइंग काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस yf इज मेट्राइजेबल स्पेस इज मेट्राइजेबल, इसका ये आपका मेट्राइजेबल था और ये इसका जो आप काउंटेबल प्रोडक्ट करेंगे वो z के इक्वल था, तो ये भी आपका मेट्राइजेबल हो गया। जैसे कि इस एम्बेडिंग लेमा में आपने देखा था जब ये आपका इंक्लूजन मैपिंग हो रखी थी, तो यहाँ पर एक रिजल्ट तो था हमारा होमोमॉर्फिज्म का जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, दूसरा था कि x इज़ अ सबस्पेस ऑफ y। जब आप यहाँ पे ये इवेल्युएशन मैप पढ़ रहे थे तो e की मैपिंग x to z हो रखी थी, z को आपने मेट्राइजेबल प्रूफ कर दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक मेट्राइजेबल हो गया। रिजल्ट 1 में हमने देखा था कि जो मेट्राइजेबल है उसका अगर हम सबस्पेस की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेट्राइजेबल। ये आपका मेट्राइजेबल है, इसके सबस्पेस की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मेट्राइजेबल। और एम्बेडिंग लेमा से हमें पता है इंक्लूजन मैपिंग हो रखी है आपकी, तो जो आपकी मैपिंग है x to y, ये अगर सबस्पेस है इसका, x जो है वो सबस्पेस है y का, तो अब हमने ऐसे रिवर्स में लगा रहा है कि इंक्लूजन मैपिंग है, ये आपका सबस्पेस हो गया, मैपिंग फंक्शन आपका किस तरीके से x to z है, ये मेट्राइजेबल हुआ तो ये भी मेट्राइजेबल हो गया। नेक्स्ट है x बीइंग, ये हो गया लाइन होगी आपकी, एंड x बीइंग होमोमॉर्फिक टू ex इज मेट्राइजेबल, ये आपका क्या हुआ, मेट्राइजेबल हो गया। इसके जो होमोमॉर्फिक है दैट इज x, वो भी आपका क्या हो गया, मेट्राइजेबल हो गया। बाय एम्बेडिंग में आपने क्या पढ़ा था, इसमें जो आपका फंक्शन होता है वो होमोमॉर्फिज्म होता है x to fx,
होमोमॉर्फिज्म में होता है। ये अब आपका ये इस साइड क्या है, EX है, ठीक है। वो अगर आपने मेट्राइजेबल प्रूफ कर दिया तो ये इनमें आप आपस में होमोमॉर्फिक का रिलेशनशिप है, तो ये EX अगर आपने मेट्राइजेबल प्रूफ कर दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेट्राइजेबल हो जाएगा। सो इसी की हेल्प से जब EX आपने मेट्राइजेबल प्रूफ कर दिया है तो उसके जो होमोमॉर्फिक X है वो भी क्या हो गया, मेट्राइजेबल। यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। आई होप सारे डाउट्स आपके इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो उसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए, वहाँ पर आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं।